दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, सलाहकार होम्योपैथ एवं योगा। हमारा आज का विषय पैरालिसिस अर्थात लकवा को लेकर है। और आज के इस आपाधापी भरी जिंदगी में यह देखने को मिल रहा है कि बहुतायत मात्रा में लोग पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले ये पैरालिसिस क्या है, किस अवस्था को हम पैरालिसिस कहेंगे, हम इस पे विस्तार देंगे। साथ में होम्योपैथिक चिकित्सा कितनी कारगर है पैरालिसिस के केसेस में, पैरालिसिस की कौन सी स्थिति जो क्यूरेबल है और कौन सी ऐसी स्थिति जो इनक्यूरेबल है, उसमें सिर्फ हम मैनेजमेंट ही दे सकते हैं। तो आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वास्तव में पैरालिसिस में जो मांसपेशियां हैं वो उनके फंक्शन का लॉस होता है, यानी कि मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं। जो पैरालिसिस के प्रकार के आधार पे हम उन चीजों को परिभाषित करते हैं। ये हो सकता है कि नर्व्स डैमेज होने की वजह से हो, जिसके कारण से जो मूवमेंट है मसल्स का, ऑर्गन का, वो मूवमेंट बाधित हो जाता है, या सेंसेशन यानी कि सुन्नपन आ जाती है, या दोनों ही स्थिति हो जाती है जहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ सेंसेशन दोनों ही स्थिति है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि पैरालिसिस का कारण क्या है और पैरालिसिस कितनी गंभीर मात्रा में शरीर को प्रभावित करती है, उसकी गंभीरता, यह के कारण हम इसको डिफाइन कर पाते हैं कि पैरालिसिस की क्या स्थिति है। पैरालिसिस को बॉडी पार्ट जैसे जैसे जो इफेक्ट्स आते हैं उसके आधार पे हम पैरालिसिस को कई भागों में बांट लेते हैं। जैसे मोनोप्लेजिया है, जिसमें एक आर्म या एक लेग प्रभावित होता है। हेमीप्लेजिया है, जिसमें राइट या लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी पार्ट प्रभावित होता है। पैराप्लीजिया है, जिसमें कमर से नीचे दोनों पैर, कमर से पकड़े हुए दोनों पैर प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। या क्वाड्रीप्लेजिया है, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों ही प्रभावित होते हैं। पैरालिसिस में भी हम देखते हैं कि कुछ केसेस में कंप्लीट पैरालिसिस होती है और कहीं कहीं पार्शियल पैरालिसिस होती है, पैरालिसिस टू कंडीशन। ड्यूरेशन के ऊपर भी निर्भर करता है कि पैरालिसिस टेम्पररी हुआ है या पैरालिसिस परमानेंट हुआ है। कई बार जैसे बेल्स पैल्सी वगैरह के केस में देखने को मिलता है
या स्ट्रोक्स वगैरह के केस में देखने को मिलता है, चाहे वो हाई राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो या बीपी रेज करने की वजह से हो या इंटरनल हेमरेज की वजह से हो। हम देखते हैं कि पैरालिसिस के कुछ लक्षण दिखे और कुछ समय बाद सिंपल मैनेजमेंट देने या फिजियोथेरेपी वगैरह ऐड करने से वो ठीक हो जाता है। तो ये कंडीशन रहती है। और वहीं पे परमानेंट पैरालिसिस में जो कि स्पाइनल कार्ड इंजरी या नर्व्स डिजनरेशन के बाद होता है और वो रिकवरेबल नहीं होता है। पैरालिसिस के मूल कारण क्या क्या हैं? चूंकि हम आज जिन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं या जिन बातों को रख रहे हैं, तो अगर जैसे कहते हैं ना, एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, सर्च आउट द कॉज, इफेक्ट शुड ऑटोमेटिकली गॉन। तो कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम डैमेज, अगर स्ट्रोक के कारण, चाहे वो ब्रेन डैमेज हो या ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाएं या डैमेज हो जाएं, बर्स्ट हो जाएं, तो उस कंडीशन में भी पैरालिसिस डेवलप कर जाती है। स्पाइनल कार्ड इंजरी में अक्सर देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट की हिस्ट्री या हिप फॉल, जिसको हम कहते हैं कोक्सियल इंजरी, तो ऐसे केसेस में रेल स्पाइन इंजरी भी बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोटिक कंडीशन में जैसे ऑटो इम्यून नर्व डैमेज जो डिजीजेस होती हैं, तो उसमें भी देखा जाता है। सेरेब्रल पैल्सी में, जिसमें ब्रेन डैमेज अफेक्टिंग मूवमेंट, साथ में गुइटिन बेरे सिंड्रोम्स, जिसमें इम्यून अटैक ऑन नर्व्स, जो नर्व्स हैं उसमें डिफेक्ट्स आने लगते हैं और जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है, जो मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर जाता है। मसल डिसऑर्डर जो एक जेनेटिक डिजीज के रूप में है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ALS, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें नर्व सेल्स का डीजनरेशन होने लगता है। इन्फेक्शंस के केसेस भी देखे जाते हैं, जैसे पोलियो का इन्फेक्शन है, बॉटुलिज्म, जिसमें टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से जो नर्व सिग्नल्स हैं वो डेविएट कर जाते हैं। अब हम अगर इन इफेक्ट्स को देखें और इनके कारण को देखें, तो इससे हमारा एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है जो हमें ट्रीटमेंट में मदद करता है। चूँकि पैरालिसिस के केस में मतलब जिस तरह के सिम्टम्स एग्रीनेस हों, उसके आधार पे हम मेडिसिन का चयन करते हैं। एक बात जो यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें बताना चाहिए, वो ये है कि जैसे पैरालिसिस ट्रू पैरालिसिस है या फॉल्स पैरालिसिस है। अक्सर जो देखने को मिलता है कि जहाँ पे पास्ट हिस्ट्री एक्सीडेंट की मिलती है, विशेषकर स्पाइनल कार्ड इंजरी की हो या हेड इंजरी की हो, एक्सीडेंटल या बहुत ओवर एक्सर्टिव लॉन्ग ड्राइविंग, बाइकिंग, जिसकी वजह से कहीं न कहीं रफ रोड्स पे जो स्पाइनल जर्क आता है और उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में पैरालिटिक कंडीशन में भी देखने को मिलता है। अगर आर्टिफिशियल पैरालिसिस है ड्यू टू एक्सीडेंटल हिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें या सडन स्ट्रोक्स वगैरह की वजह से,
तो वो हम फॉल्स पैरालिसिस, और ये अक्सर लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस होता है। राइट साइडेड पैरालिसिस ट्रू पैरालिसिस होता है, और इसमें नेचुरल डैमेजिंग नर्व्स की होती है, और ये टफ टास्क होता है, नॉन रिकवरेबल होता है। साइड के आधार पे भी अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं तो हमारी जो मेडिसिन वो कहीं ना कहीं से आर्निका, रस्टक्स, सरीखी दवाएं होती हैं, तो राइट साइड में कॉस्टिकम जैसी दवाएं होती हैं। अब पैरालिसिस के अगर मूल कॉज को अगर हम सर्च कर लेते हैं तो उसके आधार पे हमारा दवा का चयन और दवा सेलेक्ट करने में हमें आसानी हो जाती है, और उसके आधार पे, कॉज के आधार पे, सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉमन रूप से हमारी जो चयनित दवाएं हैं उसमें एकोनाइट से शुरू करके बेलाडोना, आर्निका, रस्टक्स, कॉस्टिकम, इवन स्टेफिसेग्रिया, हाइपेरिकम, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया ग्रुप की ऑल मेडिसिन्स, पलम्बम मेटालिकम, जिंकम ग्रुप की सभी मेडिसिन्स, इवन नक्शबोमिका जहाँ पे पैरासिस्टिक कंडीशन है, और इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे सीवियर कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन, एक मेडिसिन का नाम लेके और हम इन चीज़ों को नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी चीज़ होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़ को अगर हम आधार बनाते हैं तो हम पाएंगे कि हमें जो सिम्टम्स एग्री कर रहे हों और पास्ट हिस्ट्री प्लस पेशेंट की लाइफ स्टाइल, पेशेंट का फूड पैटर्न, क्लाइमेट, डोमेस्टिक सिचुएशन पेशेंट का, और हैपनिंग्स, अगर कहीं लॉस ऑफ बिलीवर्स है, लॉस ऑफ इकोनॉमी है, लॉस ऑफ मनी है, तो ये चीज़ें भी अकाउंटेबल हो जाती हैं, और उसके आधार पे हम दवा का चयन अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन हम कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ है। इसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो पहलू है मेंटल टेंशन, स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना। साथ में हम फिजियोथेरेपी का ऐड कर सकते हैं। योगा इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, विशेषकर ओम चैंटिंग, दादुरी मुद्रा का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ख़ास करके जो हम चंद्र नाड़ी को जितना ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और जितना एक्टिव करते हैं तो हमें उतनी मदद मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्लस नियमित व्यायाम सुबह और शाम का करना, साथ में मिथ्या आहार को अवॉइड करना, मांसाहार से दूरी बनाना, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, रेडीमेड फूड से बचना, बासी भोजन न करना, ताज़े भोजन का प्रयोग में लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ये हेल्पफुल हो जाती हैं। और व्यायाम तो नियमित होना चाहिए। जिन्हें हाइपरटेंशन या इस तरह की दिक्कत है तो किसी भी रूप में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ में जो तमाम प्राचीन अवधारणाएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, जनेऊधारी लोगों को जनेऊ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कान के दोनों तरफ जब हम अच्छे से जनेऊ को घुमाते हैं तो ये पूरा हमारा एक्यूप्रेशर का सर्किल पॉइंट बनाता है, और अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसे में पैरालाइटिक अटैक की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं।
दूसरा, अक्सर देखा जाता है कि लोग शौच निवृत्ति के समय पैरालिसिस के शिकार ज़्यादा होते हैं, इवन स्ट्रोक्स उन्हें ज़्यादा आते हैं, ब्रेन हेमरेज वगैरह, इवन कार्डियक अटैक के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान विशेष रखना चाहिए कि शौच निवृत्ति के समय सर अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए, कान अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, न कि एक ऑर्थोडॉक्स है। भोजन करते समय चूंकि मेटाबॉलिक हीट होता है, तो ऐसे में भी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे में कभी भी सर बांध के भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाथ पैर समय से धुलना चाहिए, और खास करके संध्या के समय में, शाम के समय, रात्रि विश्राम पे जाने से पहले जब कभी भी हाथ पैर अच्छे से धुल के जाइए, तो सर्वप्रथम सूखे कपड़े से उसे अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। गीले पांव बिस्तर में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इससे क्रिएट होते हैं। तो आज का विषय वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ साथ जो मूल रूप से पैरालिसिस के कारण हैं और सारी चीज़ें हैं, इस पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया है इस पे प्रकाश डालने का। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आप सबको बहुत अच्छा भाएगा। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, और मेरे लायक कोई भी सुझाव अगर आपको लगता है तो आप उसे कमेंट में वो सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। आपके सुझाव हमारे मार्गदर्शन में बहुत सहायक होते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।